हेलो एंड वेलकम टू आज अकेडमी। व्हाट्सअप गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। तो फिजिकल पॉलिसी करने के बाद हमें जो आज करना है दैट्स टैक्सेशन या टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया। ठीक है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको इससे पहले फिजिकल पॉलिसी पढ़ाई थी। उसमें मैंने बोला था जो कि टैक्स एक ऐसा रेवेन्यू होता है जो गवर्नमेंट को बार बार आता है। ऐसी इनकम होती है जो गवर्नमेंट को बार बार आती है। सो ये किस में आएगा, खुद बोलो। ये आएगा रेवेन्यू रिसेप्ट्स पे। वो रिसेप्ट्स जो इनकम, वो इनकम जो गवर्नमेंट को बार बार आती है। तो ये टैक्स जो है ये ऐसी इनकम है जो गवर्नमेंट को बार बार आती है, इसलिए इसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसेप्ट। इसलिए जो हमने फिजिकल पॉलिसी की थी उसमें टैक्स एक एग्जाम्पल आया था रेवेन्यू रिसेप्ट का, इसलिए हम इसको यहां पे कर रहे हैं कि टैक्स क्या होता है। ठीक है। तो हमें सबसे पहले जानना होगा टैक्स होता क्या है। देखो, टैक्स कुछ नहीं होता। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होता है। ये एक पेमेंट होता है जो गवर्नमेंट की तरफ आपको करना ही करना है। ठीक है। एक कंपलसरी पेमेंट होता है, जरूरी करना होता है। किसको? एक इंडिविजुअल को, हाउस होल्ड को, कोई कोई फर्म होगी या कोई अदर इंस्टीट्यूट होगा। ठीक है, कोई अदर यूनिट होगा। ठीक है। तो उसको करना है पेमेंट टूवर्ड्स व्हाट? टूवर्ड्स गवर्नमेंट। ये एक ऐसा पेमेंट होता है, टैक्स कुछ नहीं होता है, एक ऐसा पेमेंट होता है जो कंपलसरी, जरूरी आपको करना है। ये पेमेंट आपको जरूरी करना है किसी इंडिविजुअल को, फर्म को, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। देना है किसको? है गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट को क्यों देना है? क्योंकि गवर्नमेंट को उसके बाद ये चीजें खर्च करनी होती है पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए। उसको ये चीजें आप पे ही, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एक कंट्री पे ही खर्च करनी होती है। इसलिए इसीलिए वो एक इनकम पहले जनरेट करती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। फिर वही इनकम आप पे वो स्पेंड करती है। ठीक है। तो ये होता है टैक्स। टैक्स कुछ नहीं होता, एक कंपलसरी पेमेंट होता है। एक पेमेंट होता है जो आपको करना ही करना है एक इंडिविजुअल को टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। किसको देना होता है? गवर्नमेंट को। क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, क्योंकि फिर ये वही रेवेन्यू आप पे स्पेंड करेगा पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए। ओके। तो हम अदर वर्ड्स में इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इट इज लीगली इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है। इसके लिए लॉ बनाए गए हैं और सैंक्शन हुई है लॉज की, और जो हम फॉलो करके इनको लागू करते हैं। ये हमें इम्पोज किया है, हमें भरना है। ठीक है। और टैक्स पेयर जो है वो इससे इनकार नहीं कर सकते, कि ना डिनाई कि मैं टैक्स नहीं दूंगा। ठीक है। तो होप आपको टैक्स समझ आया होगा। ठीक है। अब देखिए हम टैक्स टैक्स जो है दो तरीके से हो सके। ठीक है। टैक्स दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स टैक्स के होते हैं। ओके। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। यहीं पे समझो खेल खत्म। यहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स आपको समझ आएगा तो आपको अगले जो टॉपिक्स आएंगे उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। यहां पर अच्छे से समझो टैक्स डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट। मैंने इसको कॉलम बनाया है और एक डिफ्रेंशिएट किया है सो दैट आपको जहन में रहेगी। ठीक है। देखो, डायरेक्ट टैक्स कुछ नहीं होता, ये ऐसे टैक्स होते हैं। टैक्स लेवी, लेवी होगा इम्पोज करना, लागू करना। ओन, जिसपे लेवी किया जाता है, यानी जिसपे ये इम्पोज किया जाता है। एंड कलेक्टेड फ्रॉम द सेम पर्सन, यानी ऐसे टैक्स जो जिस पे लागू हो जाए उसी से इसको कलेक्ट करना है। ठीक है। अगर मेरे ऊपर कोई टैक्स लागू हुआ है तो मुझे ही देना है। ठीक है। ये होता है डायरेक्ट टैक्स। जिस इंडिविजुअल पे लगा वही पे करेगा, इसको कहते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। इसके कंपेयर में इनडायरेक्ट टैक्स आप देखो, टैक्स लिव्ड ऑन वन पर्सन बट कलेक्टेड फ्रॉम अदर। इसमें क्या होता है, टैक्स जो होता है एक एंटिटी या एक पर्सन पे लगाया जाता है, लेकिन कलेक्टेड दूसरे पर्सन से किया जाता है। ठीक है। या दूसरे प्लेस से किया जाता है। लगाया ओरिजिनली ये एक जगह पे था, एक इंडिविजुअल पे था, लेकिन फाइनली इसको दूसरे इंडिविजुअल से कलेक्ट किया, यानी उसी इंडिविजुअल से नहीं किया जिसपे लगाया था। उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। हमने वो टैक्स लिया जो हमें लगाना था, लेकिन उस आदमी से नहीं लिया, दूसरे से लिया। उस एंटिटी से नहीं लिया, दूसरे से लिया। इनडायरेक्टली हमने लिया, उस डायरेक्टली उसी से नहीं लिया। ठीक। ये होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कुछ नहीं होता है, वो टैक्स जो जिस पे लगाया जाए उसी से कलेक्ट करना है। कोई दूसरा नहीं आएगा इसको कलेक्ट, इसको देने, पेमेंट करनी इस टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा होता है जिस पे लगाया है उससे कलेक्ट नहीं होता, बल्कि दूसरे इंसान से कलेक्ट होता है या दूसरी चीज से कलेक्ट होता है। मैं समझाऊंगा आपको और एग्जांपल देके। फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स आप देखो। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। मैं कमाता हूं इनकम, चाहे मैं 5 लाख 2.5 लाख जितना भी कमाता हूं एनुअली, तो मुझ पे टैक्स लगेगा। डायरेक्टली मुझे ही वो देना है। मेरे पे इनकम टैक्स लगेगा तो मुझे ही देना है ना वो टैक्स। कोई थोड़ी ना देगा मेरा टैक्स। मेरी इनकम है तो दूसरा कोई कोई क्यों देगा। ठीक है। ये होता है डायरेक्ट टैक्स। या कॉर्पोरेशन टैक्स,
मेरी कोई कंपनी है या फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, मैं अच्छा पैसा कमाता हूं मैन्युफैक्चरिंग से, तो उसमें मुझे प्रॉफिट आ रहा है। जब मुझे प्रॉफिट आ रहा है तो कोई और क्यों देगा टैक्स? उसका मुझे ही तो देना है, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। जब मैं कमाता हूं, मेरा ये पैसा है, तो मुझ पे ही टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स, ये दो बेस्ट एग्जाम्पल्स है डायरेक्ट टैक्स के, आप याद रखो। इसके कंपेयर में इनडायरेक्ट टैक्स देखो आप, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स या कस्टम्स ड्यूटी। आप देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, टैक्स लगता है किस पे लगता है? चीजों पे लगता है, जो गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं। असली ये टैक्स मैन्युफैक्चरर पे लगता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, लेकिन वो अपना जो इसका बोझ या बर्डन वो ट्रांसफर करता है इसको फाइनल बायर पे, जो हम होते हैं कंज्यूमर्स। ठीक है, अगर टैक्स फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने उसको फॉर एग्जांपल 1% उसको इस पे टैक्स लगाया था, अब उसी ने दे दिया, ठीक है, उसने दे दिया टैक्स उस टाइम मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, लेकिन अब वो 1% ऐड करता है, उसको चार्ज करता है जिसको इसने प्रोडक्ट भेजा, यानी सेलर को चार्ज करता है। तो अल्टीमेटली किसने दिया? ये सेलर ने लिया अल्टीमेटली। देना किसको था? देना एक मैन्युफैक्चरर को था, ठीक है, लेकिन उसने दे दिया, लेकिन अल्टीमेटली जो उसने अपना ये बर्डन किस पे डाल दिया? कंज्यूमर पे। अल्टीमेटली उसी से उसने ये चार्ज किया। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। कलेक्ट करना आपसे था, लेकिन आपने इसका जो बर्डन था किसी और पे डाल दिया, अब वो करना है इनडायरेक्टली पे। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तीसरा आप देखो, दूसरा इसमें क्या होता है? इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल्स ऑन सेम पर्सन, यानी जिसपे ये लागू हो और जिसपे इसका असर पड़ता है वो एक इंसान होता है। मेरे पे लागू हुआ और मुझ पे ही असर होता है इसका, यानी मुझे ही पे करना है। इस पे इंसिडेंस और इंपैक्ट एक इंसान पे पड़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है? इंसिडेंस और इंपैक्ट डिफरेंट पर्सन पे पड़ता है, ठीक है। देखो कैसे, अभी मैन्युफैक्चरर था, इंसिडेंस इसी पे था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे था, इस इंसान पे था जिसने प्रोडक्ट बनाया था, उसी पे हमने डाला था टैक्स, लेकिन इंसिडेंस उसी पे था, लेकिन अल्टीमेटली इंपैक्ट किस पे पड़ा? कंज्यूमर पे पड़ा। उस पे नहीं पड़ा, क्योंकि उसको देना जो था, लेकिन उसने वो पैसे अल्टीमेटली कंज्यूमर से लिए। ये हो सकता है कि ये होता है इंसिडेंस, यानी जिस पे लागू हुआ, लेकिन इंपैक्ट अब ये अल्टीमेटली कौन दे रहा है? कंज्यूमर दे रहा है, डिफरेंट पर्सन से दोनों। ये होता है इंसिडेंस और इंपैक्ट। इससे क्या हो सकता है? डायरेक्ट टैक्स से इससे इन्फ्लेशन कम हो सकती है। क्या हो सकती है? इन्फ्लेशन कम हो सकती है। मत देखो कैसे, इनकम टैक्स, मेरे पास बहुत सारा पैसा आया, जब मेरे पास पैसा है, बहुत सारे लोगों के पास पैसा आया, तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, हर कोई ज्यादा से ज्यादा पैसा देगा उस पर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो मतलब प्राइस राइज हाई होगा, इसलिए इन्फ्लेशन आएगी। लेकिन अगर मैं उस पर टैक्स लगाता हूं, तो मैं उस पर्सन से वो पैसा थोड़ा सक करता हूं अपनी तरह, वो पैसा उससे कुछ लेता हूं, ज्यादा टैक्स लगाऊंगा तो उससे पैसे लूंगा, ठीक है, तो उसके पास कम पैसे बचेंगे, इससे इन्फ्लेशन नहीं होगी, डिफ्लेशन होगी, कम कम आएगा मार्केट में प्राइस, ठीक है। ये होता है, इससे इन्फ्लेशन कम हो सकती है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता ना, ये हमेशा ये प्रमोट करता है इन्फ्लेशन, याद रखना, ये प्रमोट करता है। क्यों करता है प्रमोट? देखो, मैंने जनरली इनडायरेक्ट टैक्स इस पे सर्विस से लगता है, गुड्स पे लगता है, ठीक है। तो देखो, प्रोडक्ट बना, इस पे टैक्स फॉर एग्जांपल 2% थे, अब क्या हो गया? मैंने टैक्स रेट बढ़ाई 3%, ठीक है। अगर मैंने टैक्स रेट 3% बढ़ाई, तो इस प्रोडक्ट की प्राइस राइज होगी ना, इस प्रोडक्ट की फॉर एग्जांपल प्राइस राइज 3% होगी ज्यादा। अगर ये फॉर एग्जांपल ये 10 रुपए थी, तेरा 16 रुपए में पड़ेगा, ये मतलब इससे इन्फ्लेशन होगी, क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है, इससे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है। जब टैक्स लगेगा तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा उसी प्रोडक्ट के लिए, इससे इन्फ्लेशन होगी। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स है, इससे इन्फ्लेशन कम होगी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशन प्रमोट करता है, क्योंकि टैक्स लगते ही चीजों की प्राइस बढ़ती है। ओके, तो फोर्थ पॉइंट है, दीज आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं। मैं आपको अभी प्रोग्रेसिव समझाऊंगा क्या होता है, अभी आप याद रखो। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो रिग्रेसिव होते हैं। ये डिफरेंस होती है, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होते हैं, याद रखना। चलो मैं रिपीट करता हूं। डायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जो लागू तो एक इंसान पे होते हैं, सॉरी लागू जिस इंसान पे होते हैं तो उसी से कलेक्ट करना है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो लागू तो एक इंसान पे होते हैं, लेकिन कलेक्ट हम दूसरे इंसान से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। इसकी एग्जाम्पल है कस्टम्स जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या कस्टम्स ड्यूटी, यानी इंपोर्ट पे जो टैक्स लगता है। इसमें इंसिडेंस, यानी जो
असल में लागू जिस पे हुआ था और जिसका असर जो बर्डन वो एक इंसान पे पड़ता है, लेकिन इसमें लागू एक पे होता है लेकिन अल्टीमेटली जो बर्डन उसका असर दूसरे इंसान पे पड़ता है। इससे इन्फ्लेशन कम हो सकती है, इससे इन्फ्लेशन ज्यादा हो सकती है। फोर्थ पॉइंट, ये रिग्रेसिव होते प्रोग्रेसिव होते हैं, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होती हैं। अब यहां पे दो टर्म्स आ गई हैं, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं प्रोग्रेसिव क्या होता है और रिग्रेसिव क्या होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स जो ऊपर आए, प्रोग्रेसिव टैक्स डायरेक्ट होता है, रिग्रेसिव टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। अब ये दो टर्म्स है यहां पे, प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव क्या होता है। देखो प्रोग्रेसिव क्या होगा, अगर टैक्स रेट इंक्रीज होती है, टैक्स रेट इंक्रीज होती है, बढ़ाया जाता है टैक्स रेट, क्योंकि एक इंसान की इनकम बढ़ गई है, टैक्सेबल अमाउंट बढ़ गया है, और एक इंसान के पास कुछ पैसे थे तो उसमें इनकम को इजाफा होगा। तो जब भी इंसान को इनकम बढ़ेगी तो उस पर टैक्स रेट भी बढ़ेगी, उसको ज्यादा ज्यादा टैक्स भी, उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव, यानी टैक्स रेट प्रोग्रेसिव विद इंक्रीज इन टैक्सेबल इनकम। इनकम ज्यादा होगी तो ज्यादा टैक्स लगेगा, इनकम कम होगी कम टैक्स लगेगा, यही होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, किसके किसी को 5 लाख थी इनकम, ठीक है, उस पर 5% फॉर एग्जाम्पल टैक्स लगा। अब अगर उसकी 7.5 लाख इनकम है, ठीक है, तो उस पर 10% टैक्स लगेगा, ये होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स। जो जितनी इनकम बढ़ेगी उतना टैक्स रेट भी बढ़ता है, प्रोग्रेसिव। देखो इससे क्या होता है, जो इसका बर्डन होता है ना, यानी इसका असर ज्यादा अमीर लोगों पे पड़ता है, रिच पॉपुलेशन पे इसका असर पड़ता है देन द पुअर, ठीक है। देखो कैसे, ज्यादा जो इसका असर पड़ता है वो किस पे पड़ता है, रिच पीपुल पे एज कंपेयर टू पुअर। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूं गरीब आदमी, मेरे पास 1 लाख है, 5% टैक्स देके मैं 5,000 दूंगा, ठीक है, मैं 5,000 दूंगा। अगर अब 7.5% जो भी टैक्स इंक्रीज होगा तो मेरे मेरे 7,500 होंगे ओनली। लेकिन आप उनकी बात करो जो करोड़ों में कमाते हैं, 100 करोड़, उसमें 5% लगेगा तो कितना होगा, वो 5 करोड़, ठीक है। तो उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है क्योंकि उसकी इनकम ज्यादा है। तो जब ये टैक्स रेट इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इनकम, उनको ज्यादा पैसा देना पड़ता है गवर्नमेंट की तरफ। सो अमीर लोगों के लिए, जो रिच पीपल है जो बहुत सारा कमाते हैं, उन पे जो प्रोग्रेसिव टैक्स है उन पे ज्यादा ही बर्डन है, उन पे ज्यादा लोड होता है उसका एज कंपेयर टू पुअर पीपल। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रेसिव टैक्स की एग्जाम्पल है कोई क्या, जो टैक्स इनकम बढ़ने से टैक्स भी रेट भी हाई होती है, हाँ है ना, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज एग्जांपल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स, क्योंकि इनकम जितनी बढ़ेगी टैक्स भी उतना बढ़ेगा, वो होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। इसके कंपेयर में आप देखो रिग्रेसिव टैक्स, समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल्स आर बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टफेस्ट टॉपिक्स, ठीक है, टफेस्ट कंसेप्ट, इसलिए एग्जाम्पल से समझो। प्रोग्रेसिव टैक्स उसमें क्या होता था, प्रोग्रेसिव में टैक्स रेट इंक्रीज होती थी क्योंकि टैक्सेबल इनकम बढ़ गई थी उसकी। इसमें टैक्स रेट कम हो जाती है जिसकी इनकम बढ़ेगी, जिस इंसान की इनकम बढ़ती बढ़ती जाती है टैक्स रेट कम कम होती जाती है, ठीक है। ये उल्टा है उसका, किसी की 5 लाख है इनकम, उसका 10% टैक्स देना उसको पड़ता है, किसी के 7.5 लाख उसको 5%। मतलब जितनी कम इनकम उतना कम टैक्स, ज्यादा टैक्स, यानी जितनी इनकम बढ़ेगी टैक्स कम कम होता है, उसका उल्टा। उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता था, उसमें जो बर्डन होता है ज्यादा रिच पीपल पे होता है, लेकिन इसमें उल्टा होता है, इसमें बर्डन पुअर पीपल पे पड़ता है, ठीक है, रिच से पुअर। देखो क्यों करते हैं, मैं आपको आराम से समझाता हूं आपको। देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देखो रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, एक गरीब आदमी वो दिन में 100 रुपए कमाता है, ठीक है, क्या कमाता है, 100 रुपए। उसके कंपेयर में एक और आदमी है वो दिन में फॉर एग्जाम्पल 3,000 कमाता है, 3,000 कमाता है। कोई आदमी है जो दिन में 100 कमाता है, कोई दूसरा आदमी है जो 3,000 कमाता है। अब इनको एक प्रोडक्ट लेना है, फॉर एग्जाम्पल टबैको, ठीक है, ये टबैको सिंटैक्स होता है, उसको टबैको, उन दोनों को टबैको खरीदना है दोनों को, ठीक है, एक प्रोडक्ट है टबैको, दोनों को खरीदना है। अब देखो जो 100 रुपए वाला है, इसने दिन में 100 रुपए ही कमाए, ठीक है, इसकी इनकम इससे कम है, इसने 3,000, ठीक है। अब देखो इन दो में अगर ये 100 रुपए वाला अब इसमें भी टोबैको पे खर्च करेगा तो अपनी फैमिली को, अपने बाकी नेसेसिटीज को कैसे फुलफिल करेगा। 100 रुपए ही इसकी इनकम थी, उसमें भी वो टोबैको खरीद रहा है, तो इसको क्या बचेगा फैमिली फीड करने के लिए, कुछ नहीं बचेगा ना। इसके कंपेयर में 3,000 वाला कोई बात नहीं है,
3,000 है, 100 टबैको में भी गए, लेकिन 2900 2900 अभी भी हैं, वो फैमिली को अच्छे से फीड कर सकता है। इसलिए ये जो होता है ना रिग्रेसिव टैक्स, ये जिसकी इनकम कम होती है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि जिन पे टैक्स ज्यादा लगाया जाता है, किन के लिए, जिनकी इनकम कम होगी, इसलिए लगाया जाता है ताकि ये चीजें ना खरीदें, क्योंकि उनके पास उतनी इनकम नहीं होती। अगर ये चीजें ये खरीदने लगे तो अपनी फैमिली को खिला नहीं सकते। दैट इज वाई ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, सिंटैक्स जिनको बोलते हैं, सिंटैक्स ऐसे जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, टोबैको, अल्कोहल, उन पे सिंटैक्स लगता है। तो सिंटैक्स किस पे ज्यादा लगेगा? वो उन पे ज्यादा लगेगी कि इनकम कम होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी इनकम बहुत कम है, अब उस पे भी उनको ये प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहे हैं तो वो खरीदेंगे, तो फैमिली के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इनको ज्यादा टैक्स लगाओ, इन लोगों को 100 वाले जो 100 कम कमाते हैं, पुअर पीपल, उन पे इनको ज्यादा टैक्स लगाओ, क्योंकि ये इनको डिस्करेज करता है इन प्रोडक्ट्स को खरीदने में। ये नहीं खरीदेंगे आप, ठीक है? अगर ये नहीं खरीदेंगे ये, तो ये इनकम वेलफेयर के लिए वो खर्च कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। ओके, होप आपको ये समझ आया। देखो, चीजों को समझो, बाकी में कैसे भी क्वेश्चन आया तो यू कैन डू इट। अब देखो, मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, वहां मैं आपको मैंने 2 एग्जांपल दिए, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं डायरेक्ट टैक्स के, जैसे वेल्थ टैक्स हो गया, फ्रिंज बेस्ड टैक्स हो गया, ठीक है? इसके साथ साथ ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स के साथ साथ प्रोफेशनल टैक्स होता है। बहुत सारे ऐसे टैक्स होते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स में आता है। लेकिन वो टैक्स जो है ना, वो रिपील हो गए हैं, वो विड्रा हो गए हैं। बहुत सारे टैक्स ऐसे थे, जैसे वेल्थ टैक्स 2014 में विड्रा हो गया, तो उनके बारे में अभी पढ़ना ठीक नहीं रहेगा। अभी वो टैक्स पढ़ो आप, डायरेक्ट टैक्स जो अभी चल रहे हैं, जो रिपील हो गए हैं, जो विड्रा हो गए हैं, उनसे में कुछ नहीं है। इसलिए मैंने 2 इंपॉर्टेंट टैक्स यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं मैं। डायरेक्ट टैक्स यार में 2 मैंने इंपॉर्टेंट उठाया है, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। इसका मैं आपको बताऊंगा। देखो, इनकम टैक्स, देखो इनकम टैक्स नाम से बताता है, इधर देखो, इनकम टैक्स ये ऐसी टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट इंपोज करती है, लीवी करती है, किन पे? इनकम पे। किस पे? इनकम ऑफ पीपल। इनकम टैक्स इज दैट टैक्स विच इज लीविड डायरेक्टली ऑन द इनकम ऑफ पीपल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वो टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है लोगों के इनकम पे, वो होता है इनकम टैक्स, ठीक है? अब इसके जो लॉज है ना, कौन ये फोर्स करता है, किसके अकॉर्डिंगली किस पे कितना टैक्स लगता है, दैट इज गवर्नड बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। इनकम टैक्स इज गवर्नड बाय और इज अंडर इनकम टैक्स एक्ट, IT एक्ट 1961। किस पे लगता है? इंडिविजुअल्स पे लगता है, हम लोगों पे जो कमाते हैं। पार्टनरशिप फर्म्स पे लगता है, ठीक है? बड़ी बड़ी फर्म्स जो है उन पे इनकम आएगी, उन पे लगता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पहले क्या होता था, अभी भी होता है, बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जो मतलब जिनकी बहुत बड़ी फैमिली बनती है, फिर मतलब हायरार्की बनती है। बहुत सारे ब्रांचेस अपनी फैमिली में होते हैं, लेकिन बड़ी सी फैमिली वो होते हैं, लाइक एक सोसाइटी बनती है, एक फैमिली उनकी, तो वो बड़ी सी फैमिली होती है, उनको कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। उन पे लग सकता है इनकम टैक्स, ठीक है? ये याद रखना। इंडिविजुअल पे लगता है, पार्टनरशिप फर्म पे लगता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF इन पे लगता है। तो ये किस पे लगता है? इट इज लिविड ऑन टैक्सेबल इनकम। यहां पर वर्ड आया, पहले भी आया था, वहां पे मैं डिस्कस नहीं किया था क्योंकि अब ये आने वाला है। टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कौन इनकम होती है? देखो, टैक्सेबल इनकम कौन सी इनकम होती है? ये होती है ग्रॉस इनकम, मतलब जिस रिसोर्स से आप, जो भी सोर्स से आपका, जिधर से भी आपको इनकम आए, ठीक है, वो होती है ग्रॉस इनकम, जिधर से भी आए। लेकिन ग्रॉस इनकम में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन पता होता है क्या होता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट विद देयर लॉज, जैसे IT एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, कहते हैं कि ये इनकम जो है इस पे आपको कुछ नहीं लगेगा, तो वो थे स्टैंडर्ड डिडक्शंस, यानी इस इनकम पे आपको नहीं लगेगा, वो माइनस करना है। मैं आपको समझाऊंगा आराम से। इधर देखो, किसी की ग्रॉस इनकम, फॉर एग्जांपल मेरी ग्रॉस इनकम है 5 लाख, ठीक है? ग्रॉस इनकम क्या है? 5 लाख। लेकिन गवर्नमेंट मुझे कहता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 मुझे कहता है कि जो आपके पहले 5 लाख है, पहले 5, उन पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है? यू आर नील फ्रॉम एनी टैक्सेशन अप टू द लिमिट ऑफ 2.5 lakhs, तो उस पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा।
2.5 लाख पे। सो जो असल में मुझे टैक्स लगेगा किस पे लगेगा, 5 माइनस 2.5 मतलब 2.5 लाख पे। ये होता है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल होता है ग्रॉस इनकम, जो टोटल इनकम आपको आती है लेकिन माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो गवर्नमेंट आपको कहती है कि इस पे आपको टैक्स नहीं देना है, वो होता है टैक्सेबल इनकम। किसी के पास अगर 5 लाख हो गए लेकिन 2.5 लाख पे गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लगाती, तो किस पे लगाती है, 2.5 लाख पे। तो टैक्सेबल इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रॉस इनकम, ठीक है। अब इधर देखो, जब इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स में स्लेब्स आते हैं। क्या आते हैं, स्लेब्स आते हैं कि इस इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, इस इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, इस रेंज में कितना टैक्स लगेगा। सो ये आपको याद रखना है किस रेंज में कितना टैक्स लगेगा। हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे कि जिसकी इनकम पर्सन रेंजिंग फ्रॉम हुज इनकम रेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस इज टैक्सड अपॉन द रेट ऑफ, कितना उसको टैक्स लगेगा। सो ये सिलेबस आप याद रखो। इसमें 2 सिलेबस आए थे। पहला जो आया था 2 ओल्ड स्लेब था, ठीक है, वो ओल्ड स्लेब था। अब जो आया है यूनियन बजट 2020-21 वो न्यू स्लेब है। क्या है, न्यू स्लेब, जो न्यूली स्लेब है। जो ओल्ड स्लेब है मैंने यहां पे वो एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको दूं। लेकिन फर्दर क्योंकि वो भी अभी चल रहा है, उसको रिपील नहीं किया गया है, इसलिए वो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी डिटेल्स भी दूंगा मैं, जो कि ओल्ड रिजीम था, ठीक है। लेकिन अभी हम यूनियन बजट जो 2020-21 में यहां पर लागू किया गया है न्यू रिजीम, उसके बारे में आपको बताता हूं कि किस पे कितना टैक्स लगेगा। ओके, इधर देखो आप, ये इनकम जिस इंसान की होगी लेकिन एनुअल इनकम पर ईयर, और ये होता है टैक्स रेट, ठीक है। कितनी इनकम और टैक्स रेट, ठीक। पहला, जिसकी इनकम 2.5 लाख से कम होगी, क्या होगी, 2.5 लाख से कम होगी, लेस देन 2.5 लाख, उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है, यानी नील, उसको कोई टैक्स नहीं देना होता है। 2.5 लाख से पहले, सॉरी 2.5 लाख मतलब लेस देन 2.5 लाख जिसकी भी इनकम होगी, ठीक है, उसको कोई टैक्स पे नहीं करना है, एनुअल इनकम, ठीक है। लेकिन अब 2.5 लाख से अब एक ट्रेंड बना, 2.5 लाख ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और यहां से 5% ऐड करते जाओ, यहां से 5% ऐड करते जाओ, यहां से इनकम में 2.5 ऐड करते जाओ। देखो आपको एक अच्छी सी सीक्वेंस आएगी। 2.5 लाख तक कुछ नहीं था, अब 2.5 लाख से 2.5 लाख को फिर ऐड करो, 2.5 लाख हो गए 5 लाख। अब जिसकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख है, 2.5 लाख से 5 लाख है, उसको 5% पे करना है, ठीक है। 2.5 लाख से पहले कुछ नहीं था, अब 2.5 लाख ऐड करो इसमें, 2.5 लाख से 5 लाख, उसको 5% पे करना है, ठीक है। अब जिसको 5 लाख से 2.5 इसमें फिर से ऐड करो, 5 लाख से 7.5 लाख जिसकी इनकम है उसको 10% करना है, इधर 5% ऐड करना है। इसी तरीके से जिसकी 7.5 लाख से 2.5% ऐड करो, 10 लाख, उसको 15%, इधर 5 ऐड हो रहा है और ऊपर 2.5 लाख ऐड हो रहा है। जिसकी 10 लाख से 12.5 लाख इनकम है उसको 15 से उसको 20% देना पड़ता है। इस तरीके से जिसकी 12.5 से 15 लाख है उसको 25%, और जिसको ग्रेटर देन 15 लाख है उसको 30% देना पड़ता है। कुछ नहीं करना है। अगर ये स्लेब याद नहीं रही ना, मैं आपको एक अच्छा सा तरीका जो मैं अभी बता रहा था वो बता रहा हूं। कुछ नहीं करना है, लेस देन 2.5 लाख को नील करो, उसके बाद 2.5 से करते 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 15 तक ले जाओ इसको। लेकिन कैसे, 2.5 ऐड करके और इधर से 5 से स्टार्ट करके 5% ऐड करते जाओ, आपको सीधे ये सीक्वेंस आएगी। 2.5 तक कुछ नहीं, फिर 2.5 से ऐड करो, 2.5 हो गया 5, ठीक है। तो 5 तक 5% है, 5.7 से 5 से 7.5 यानी 2.5 लाख फिर ऐड करो तो 10% देना है। ये एक सीक्वेंस करने की कि इनकम में 2.5 लाख ऐड करने और नीचे क्या करना है, 5% ऐड करना है। बस ये आपको आएगी टैक्सेबल इनकम। जो बजट 2020-21 में, फिर से कह रहा हूं कि जो ओल्ड जो रिजीम थी ना, ओल्ड स्लेव की, वो अभी भी फंक्शनल है, दैट इज स्टिल फंक्शनल। गवर्नमेंट ने जब ऐलान किया था तो उसने नोटिफिकेशन में बताया था कि ये जो टैक्स रिजीम है ये ऑप्शनल है, ठीक है। यू कैन चूज एनी ऑफ द टू। जो ओल्ड रिजीम थी उसमें से चूज, कोई उस तरीके से देना चाहेगा तो ठीक है, कोई न्यू रिजीम से देना चाहेगा तो ठीक है। सो इट वाज ऑप्शनल। सो मैं कह रहा हूं कि ओल्ड रिजीम पे अभी फंक्शनल है, न्यू भी है, लेकिन इसलिए मैंने न्यू उठाई क्योंकि अभी यूनियन बजट 2020-21 में ओल्ड रिजीम की मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा कितना, किस पे कितना लगता है। ऑल ओके। लेकिन ओल्ड रिजीम में कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए थे, वो यहां पे भी चल रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, फॉर सीनियर सिटीजन जो कि 60 से 80 ईयर्स के बीच में होंगे, ठीक है, जो सीनियर सिटीजन होंगे उनको 3 लाख तक कोई इनकम पे, किसी इनकम पे 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है।
असल में क्या था इनकम टैक्स ने जो 2020-21 बजट में उसमें क्या था कि 2.5 लाख तक नहीं देना है, लेकिन जो 60 से 80 ईयर्स के बीच में है सीनियर सिटीजन उनको 3 लाख तक छूट है, 3 लाख तक कुछ नहीं देना है। इस तरीके से, और सीनियर सिटीजन है ये सुपर सीनियर होंगे, आई थिंक ये यहां पर गलत हो गया है, ठीक है, सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 ईयर्स से ग्रेटर है, ठीक है, वो सिटीजन जो 80 ईयर्स से ग्रेटर है उनको टैक्स नहीं देना है अप टू 5 लाख। जो सीनियर सिटीजन है जो 60-80 उनको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। जो सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सीनियर सिटीजन 80 से ज्यादा, ठीक, उनको 5 लाख तक छूट है, कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन एक और चीज इसके साथ अच्छी है कि जो जिसकी इनकम 15 लाख से ऊपर होगी, अब हमने कहा था कि अबो 15 लाख, अबो 15 लाख हमने अभी कहा था, इधर देखो हमने क्या कहा था, हमें अभी ऊपर कहा था अबो 15 लाख जिसको होंगे उसको 30% देना है टैक्स। कितना देना है? 30%। लेकिन अब चलो वो 30% दे रहा है अप टू 49 लाख, लेकिन जिसके 50 अबो होंगे, 50 लाख अबो, उसको सरचार्ज देना होता है। सरचार्ज कुछ नहीं होता, ये टैक्स पे टैक्स होता है, ठीक है, टैक्स अपॉन टैक्स, कि जिसको ऑलरेडी टैक्स लगा था लेकिन फिर से गवर्नमेंट उसको चार्ज करती है क्योंकि आपके पास ज्यादा पैसा आ गया। अब 50 लाख जो थे 50 लाख उस पर तो दे ही रहा था 30%, लेकिन अगर 50 लाख से ऊपर है तो उसको ज्यादा टैक्स देना होगा, टैक्स पे टैक्स देना होगा, उसको कहते हैं सरचार्ज, यानी एडिशनल अमाउंट उसको पे करना होगा। ओके, इसी के साथ जो दूसरा टैक्स होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स देखो वो इनकम टैक्स डायरेक्टली पर्सन की इनकम पे लगती थी। कॉर्पोरेट टैक्स किस पे होता है? जो प्रॉफिट अर्न करते हैं ना, कोई कंपनी, किसने कंपनी डाली तो उस पे प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट पे कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, चाहे वो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया या किसी कॉर्पोरेशन ने प्रॉफिट कमाया। जब कोई कंपनी या कोई कॉर्पोरेशन कोई प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट पे लगता है कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। देखो अब यहां पर कंपनी की बात आई, कौन सी कंपनी? कोई भी कंपनी जो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, दोनों में कोई भी कंपनी, लेकिन जो रजिस्टर हो कंपनीज एक्ट 2019 में उसी को देना है कॉर्पोरेट टैक्स। जो कंपनीज एक्ट 2019 में रजिस्टर्ड नहीं है उसको नहीं देना है कॉर्पोरेट टैक्स। उन कंपनीज को, चाहे वो प्राइवेट होगी या पब्लिक होगी, जो कि रजिस्टर हैं कंपनीज एक्ट 2019, जिनकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, उनको देना है कॉर्पोरेट टैक्स। दे आर लायबल, यानी उनको पे करना ही करना है। और जो कंपनीज एक्ट 2019 में नहीं आते उनको कोई लायबिलिटी नहीं है कॉर्पोरेट टैक्स देने के लिए। प्रेजेंटली जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है इंपॉर्टेंट है, याद रखो 25% होती है डोमेस्टिक कॉर्पोरेट, यहां के कॉर्पोरेशन के लिए, जिनकी टर्नओवर होगी 250 करोड़, 250 करोड़ जिनकी टर्नओवर होगी उन पे 25% लगता है कॉर्पोरेट टैक्स। लेकिन जिनको 250 करोड़ के ऊपर है उन पे 30% लगता है कॉर्पोरेट टैक्स। याद रखना 25% उन पे लगता है जिनकी जो टर्नओवर होगी वो 250 करोड़ होगी, अप टू 250 करोड़, ठीक है, उनको लगती है 25%। लेकिन जिनको टर्नओवर, जिनका टर्नओवर ग्रेटर देन 250 करोड़ होगा उन पे लगता है 30% कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, ये डेफिनेटली एक ऑब्जेक्टिव आएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लार्जेस्ट रेवेन्यू आता है ना, रेवेन्यू वो होता है कॉर्पोरेट टैक्स का। ये इतना रेवेन्यू आता है, इतना रेवेन्यू आता है कि मतलब बाकी जो टैक्स है उनके कंपेयर में मतलब ये बहुत ज्यादा होता है। आपको क्वेश्चन आएगा विच आर द फॉलोइंग सोर्स इज द ग्रेटेस्ट रेवेन्यू सोर्स टू द गवर्नमेंट, विच आर द फॉलोइंग द ग्रेटेस्ट रेवेन्यू सोर्स टू द गवर्नमेंट। इसमें बहुत सारे टैक्स आएंगे, इनकम टैक्स हम गलत कर देंगे, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स सबसे बड़ा टैक्स होता है, यानी सबसे बड़ी इनकम जो गवर्नमेंट को आती है वो कॉर्पोरेट टैक्स को आती है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। तो आज हमने टैक्स किया, उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ टैक्स किए, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव टैक्सेस किए, उसके साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ इनकम टैक्सेस उसकी एग्जाम्पल दी, टाइप्स नहीं बेसिकली एग्जाम्पल्स दी कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स की। यह हमारा डायरेक्ट टैक्स खत्म हो गया। कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी आएगा। तो टिल देन गुड बाय।